स्वागत है आज के वीडियो में। आज थोड़ी बहुत बात हम लोग घर की कर लेते हैं, भारत की कर लेते हैं, क्योंकि हमारे चुनाव होने वाले हैं और काफ़ी हलचल सी मची हुई है। प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी भाग दौड़ कर रहे हैं, पूरे देश का दौरा कर रहे हैं और लगातार इनॉग्रेशंस और बहुत सारी घोषणाएं कर रहे हैं और करीब करीब 4 लाख करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स की वो घोषणा कर चुके हैं कि जो आने वाले समय में किए जाएंगे। इसमें कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें भी होती गई हैं साथ के साथ। मतलब अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ चुनावी पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइम मिनिस्टर मोदी सब कुछ कर रहे हैं, तो चुनावी से हटके भी वो बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे आपको एक खबर जो है वो दिमाग से निकल गई होगी या नज़रों से निकल गई होगी। 4 मार्च को मेरे ख्याल से कलपक्कम में, साउथ में, चेन्नई के पास, तमिलनाडु में, कलपक्कम में हमारा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट इनॉग्रेट हुआ है 500 मेगावाट का। अब इसकी खासियत क्या है, तो देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर जो पूरा सिस्टम होता है उसकी 3 स्टेजेस मानी जाती हैं। तो अभी तक भारत जो था वो स्टेज 1 पे था, कि जिसमें हम यूरेनियम को लेकर के और उसको एज ए फ्यूल यूज़ करके और एनर्जी जनरेट कर लेते थे न्यूक्लियर प्लांट से। और उसमें फिर वो यूरेनियम जो है वो प्लूटोनियम में कन्वर्ट होके वो वेस्ट हो जाता था। स्टेज 1 जो है वो मोस्टली सारी कंट्रीज यूज़ करती हैं। फ्रांस, अमेरिका, सभी के यहाँ जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो स्टेज 1 के ही हैं। वो सब भी यूरेनियम को यूज़ करके और पावर जनरेशन करते हैं। किसी किसी जगह पे इससे प्लूटोनियम निकलता है, उस प्लूटोनियम को यूज़ करके वो एनर्जी जनरेट कर लेते हैं। यूरेनियम की जगह वो प्लूटोनियम बेस्ड पावर प्लांट बना लेते हैं। बट होता वो स्टेज 1 है। स्टेज 1 के बाद आती है स्टेज 2। इसमें जो हम लोगों ने कलपक्कम में अचीव किया है वो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में आप क्या करते हैं कि जितना फ्यूल आप डालते हैं उससे ज़्यादा दूसरा मटेरियल फ्यूल बन के आपको मिल जाता है। और यहाँ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम प्लूटोनियम का यूज़ करेंगे, जो हमारे दूसरे प्लांट्स के यूरेनियम से प्लूटोनियम बन के आएगा, उसको हम इस फास्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में एज ए मेन फ्यूल यूज़ करेंगे। उसके साथ हम मिक्स करेंगे थोरियम, और थोरियम को इसमें प्रोसेस करके हम नया न्यूक्लियर फ्यूल बना लेंगे, जो हमारे दूसरे प्लांट्स के काम आएगा। थोरियम के साथ खासियत यह है कि अभी तक कोई थोरियम को न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज़ करता नहीं है, लेकिन हम लोगों के साथ समस्या ये है कि हमारे यहाँ दुनिया का 25% थोरियम रिजर्व है, जो 9 लाख टन से ज़्यादा का अभी एस्टीमेट है। और आगे खोज होगी तो बहुत ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि ये उड़ीसा से लेकर के पूरा आप समझ लीजिए कि केरल तक का जो समुद्री एरिया है, इसकी सैंड में बहुत भारी मात्रा में थोरियम है। तो अब कितनी सैंड अवेलेबल है सी के अंदर और उसमें से कितना थोरियम निकाला जा सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी जो 9 लाख टन की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे कोस्ट लाइन के बहुत नज़दीक अगर हम एस्टिमेट करें कि वहाँ पे जो सैंड अवेलेबल है उसमें से कितना थोरियम निकाल सकते हैं, तो ये उसकी बात है। डीप सी से अगर हम सैंड निकालना शुरू करते हैं तो वो फिर एक अलग अंदाज़ा हो जाएगा। तो थोरियम हमारे पास मतलब अथाह और भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। थोरियम को अगर हम कन्वर्ट करके न्यूक्लियर फ्यूल बना लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि अगले सैकड़ों सालों के लिए भारत को बिजली और बाकी सारी चीज़ों की ऑलमोस्ट एक अनलिमिटेड और फ्री की सप्लाई मिलनी शुरू हो जाएगी। सिग्निफिकेंस इसलिए है कलपक्कम का ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, क्योंकि अभी तक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी के ऊपर सिर्फ 2 कंट्रीज ही काम कर रही हैं। एक रशियंस करते हैं और दूसरा इंडिया कर रहा है। बाकी दुनिया की कोई भी दूसरे देश जो हैं वो ये फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी के ऊपर महारत हासिल नहीं कर सके हैं अभी तक। तो दैट वे अगर बोला जाए तो भारत दुनिया का दूसरा देश है जो फास्ट ब्रीडर प्रोग्राम अपना खुद का बना करके चालू कर रहा है। और अभी तक 4 मार्च से ये रिएक्टर जो है वो चल रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी तक हम लोगों का जो भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और सब कुछ है वो सही जा रहा है। ये पूरा प्रोग्राम सही दिशा में है और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी आगे जा कर के
बहुत अच्छे से इंश्योर हो सकेगी। हो सकता है कि हम अपना एक बहुत बड़ा पावर जनरेशन जो है वो थोरियम बेस्ड पावर प्लांट्स के थ्रू करना शुरू कर दें अगले 20 से 25 सालों में। तो ये एक सिग्निफिकेंट मूव है, क्योंकि इससे भारत को जो बिजली की रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए जो हम अभी थर्मल पे डिपेंडेंट हैं, थर्मल पावर पे कोयला जलाते हैं, पोल्यूशन होता है, सब कुछ है, और कोल माइनिंग बहुत भारी स्तर पे होती है, वो सारी चीज़ों को हम अवॉइड करते हुए पावर की जो हमारा मिक्स है उसमें न्यूक्लियर का कंपोनेंट हम बढ़ाते चले जा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 4 मार्च को ये जो इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है, ये हमारा जो न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत प्रॉमिसिंग एक मूव है, और इसके लिए हम अपने साइंटिस्ट्स को पूरी बधाई देते हैं। भारत दूसरा देश बन चुका है जिसके पास फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी, और उसके बेसिस पे, और दुनिया का पहला देश हो जाएगा अगर हमने थोरियम को न्यूक्लियर फ्यूल में कन्वर्ट कर लिया। थियोरेटिकली इट इज मतलब बिल्कुल पॉसिबल है। अब हमारे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से वो टेक्नोलॉजी जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, वो मास्टरी हो जाती है कि हाँ हमने थोरियम को भी कन्वर्ट कर लिया, तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि भारत दुनिया का पहला देश होगा जो थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की दिशा में आगे बढ़ जाएगा, और हम फिर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आज हमको यूरेनियम विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता है और उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस और रोक टोक लगाई जाती है, क्योंकि यूरेनियम का उपयोग न्यूक्लियर वेपन्स में भी यूज होता है, तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर विदेशी जो सैंक्शंस हैं वो लगे होते हैं, और बहुत स्क्रूटनी के बाद भारत को यूरेनियम हासिल होता है। हालांकि अभी कुछ डिपॉजिट्स हमको यूरेनियम के नॉर्थ ईस्ट और बाकी जगहों पे मिले हैं, लेकिन थोरियम यूरेनियम की तुलना में ज़्यादा सेफ न्यूक्लियर फ्यूल माना जाता है। तो और भारत के पास उसका प्रचुर भंडार है, बहुत बड़ी मात्रा में है, तो इसलिए भारत प्रेफर कर रहा है कि हम थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तरफ आगे बढ़ें। सीएए इम्प्लीमेंट हो गया है, ये भी आप लोगों को मालूम है, ये भी एक बड़ा मूव है, और इसका भी आगे आने वाली दिशा क्या होगी वो मैं कल की वीडियो में आप लोगों से थोड़ी बहुत चर्चा कर चुका हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक भारत शक्ति करके एक वॉर एक्सरसाइज हो रही है राजस्थान में पोखरण रेंज में, उसका इनॉग्रेशन किया है। भारत शक्ति जो है ये एक्चुअली इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये हमारी जो ट्राई सर्विसेज हैं इनका एक यूनिफाइड कमांड वाला सिस्टम आ चुका है। उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि तीनों जो विंग्स हैं अब वो एक साथ एक कमांड के अंदर लड़ाई कैसे लड़ती हैं, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन है। प्लस भारत ने इसमें जो मेनली प्रदर्शित करने की कोशिश की है वो मेड इन इंडिया इक्विपमेंट और वेपन प्लेटफॉर्म्स जो हैं मोस्टली उसका यूज़ किया गया है। तो इसलिए आप देखेंगे कि इसमें एलसीए तेजस को भी लाया गया था, इसमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो है एलसीएच उसको भी लाया गया है। इस तरीके के जितने भी मतलब इंडियन मेड प्लेटफॉर्म है, पिनाका है, धनुष गन्स हैं, और दुनिया भर के जो छोटे व्हीकल्स, बड़े व्हीकल्स, ये सारी चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। और प्राइम मिनिस्टर के साथ इस इनॉग्रेशन प्रोग्राम में 30 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे। तो जैसा आपको पता है कि भारत इस समय बहुत एग्रेसिवली अपना जो डिफेंस प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट है उस पर काम कर रहा है। तो उस दिशा में भी भारत ने इन सारे देशों के सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया है कि ये देखिए हमारी कैपेसिटी क्या है, क्या क्या रेंज है हमारे पास हथियारों की जो हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और काफ़ी इम्प्रेसिव एक कार्यक्रम रहा है। हालांकि वहाँ से एक खबर आई थी कि एक तेजस का क्रैश हुआ, लेकिन अब देखना होगा कि क्या हुआ था और कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि तेजस का पिछले 20 सालों में जो भी उड़ानें वो कर रहा है, 20 सालों में आज तक तेजस का एक दुनिया में इकलौता वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है कि ये प्लेटफॉर्म और ये प्लेन कभी क्रैश नहीं हुआ। तो ये फर्स्ट क्रैश है तेजस का 20-22 सालों के बाद। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसकी डेफिनेटली जांच हो रही होगी, और इससे कोई बहुत बड़ा सेटबैक इंडिया को लगने वाला नहीं है। तेजस का प्रोग्राम अच्छे से चल रहा है और काफ़ी सारी कंट्रीज इसको परचेज करने के लिए
रेडी हैं। साल के 8 तेजस हम लोग बनाते थे पहले, अब उसकी कैपेसिटी बढ़ा के 16 कर दी गई है और कैपेसिटी को और आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। और इस समय इंडियन एयरफोर्स करीब करीब 80 प्लस 88 के आसपास आई थिंक तेजस ऑपरेट कर रही है। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में तेजस एयरफोर्स के पास आ चुके हैं और आने वाले समय में तेजी से इंडक्शन शुरू हो जाएगा। और सुना है शायद इजिप्ट ने भी तेजस को फाइनल किया है, तो उनकी भी डिलीवरी शुरू होनी है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स का भूमि पूजन किया है और फाउंडेशन ले की है। 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स में कुल इन्वेस्टमेंट 1.25 लाख करोड़ के करीब का होना है और ये प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट आना है। और इनके आने से भारत के अंदर जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है वो कैपेसिटी आएगी, वो कैपेबिलिटीज आएंगी। तो अलग अलग टाइप के 3 प्लांट्स हैं और मतलब एक बड़ा वेफर प्लांट है जिस पे सिलिकॉन की वेफर बनेगी और उसके बाद दूसरे जो प्लांट्स हैं वो ये सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और उस टाइप के प्लांट्स हैं। तो 3 प्लांट्स मेजर आ रहे हैं और इससे भारत के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक दौर शुरू होगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। अगर आपको दुनिया में आगे बढ़ना है तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड होती है और इसलिए इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक अचीवमेंट है भारत के लिए, जो हो सकता है कि आप लोगों की नज़रों से मतलब चूक गया हो। एक और खबर है, अब हम लोग आते हैं कि क्या हो रहा है इलेक्शंस को लेकर के। हमारे पड़ोसी जो हैं बड़ा हमसे प्यार करते हैं, दोनों दाहिने और बाएं जो लल्लू और पंजू बैठे हुए हैं, तो ये लोग हमको बहुत प्यार करते हैं। तो ये हमारे इलेक्शंस में कुछ ना कुछ खुराफात करने की कोशिश करते रहते हैं। तो अब पैसा दोनों के पास नहीं बचा है। ऐसी हालत में भारत के अंदर खुराफात करने के लिए तो अच्छा खासा पैसा चाहिए। चुनावों में अगर छेड़खानी करनी है तो, दंगा फसाद करना है तो, धरना प्रदर्शन करवाना है तो, हड़तालें करवानी है तो, अखबारों में उल्टा सीधा, मीडिया में उल्टी सीधी खबरें चलवानी है तो, हर चीज़ के लिए मोटा पैसा लगता है। इवन कोर्ट्स में फालतू की एनजीओज और फालतू के वकीलों के माध्यम से उल्टी सीधी पीआईएल और वो सब लगाना, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के एक ज़बरदस्ती की पीआईएल लगी हुई है कि बताओ किसने किसको कितना पैसा दिया, जबकि बिल्कुल बेसिर पैर की चीज़ है। यहाँ तक कि बार एसोसिएशन जो है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की और दिल्ली हाई कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है, उसने तक चिट्ठी लिख दी है, पत्र लिख दिया है राष्ट्रपति को कि वो इंटरवीन करें और सुप्रीम कोर्ट जो उल्टे सीधे आदेश दे रहा है ये इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में, और उस पर राष्ट्रपति जी संज्ञान लें। तो एक वो स्थिति बनी हुई है, ये स्थितियां पैदा करवाई जाती हैं और इसमें इधर उधर से बहुत मोटा पैसा आता है। लेकिन जैसा मैंने बोला कि दोनों पड़ोसियों के पास इस समय पैसा है नहीं देने के लिए, तो ये लोग कर क्या रहे हैं कि ये डिपेंड कर रहे हैं ड्रग्स की सप्लाई पे। और ड्रग्स के साथ ऐसा होता है कि भारत में आते ही उसकी कीमत सपोज 5 गुना या 10 गुना या 15 गुना हो जाती है। मतलब आप समझ लीजिए कि आपने किसी को 1 लाख रुपए की ड्रग्स पाकिस्तान से दी ला करके, और वो भारत की मार्केट्स में हो सकता है 10 लाख या 15 लाख रुपए की ड्रग्स हों। तो बड़ा आसान होता है कि छोटा सा किलो 2 किलो का पैकेट जो है वो आदमी कहीं भी छुपा करके इधर उधर ले जाता है, ले आता है और उससे वो बेच बाच के लाखों करोड़ों रुपए खड़े कर लेता है। तो अब ये लोग भारत में पैसा नहीं भेज पा रहे हैं तो ड्रग्स भेजने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और भारत की जो एजेंसीज हैं वो लगातार ये ड्रग्स की पकड़ धकड़ कर रही हैं। इसी कड़ी में कल रात को भी खबर आई है कि करीब 500 करोड़ की ड्रग्स गुजरात के पोरबंदर से करीब 250 किलोमीटर दूर समंदर में एक पाकिस्तानी बोट को पकड़ा है हमारी एजेंसीज ने। और रात में इनको इनपुट मिला था कि ये बोट आ रही है इंडिया की तरफ, और इसको ट्रेस किया गया रात को अंधेरे में, और लोकेट होते ही फिर इसका पीछा किया गया। इन्होंने भागने की कोशिश की, हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स,
कोस्ट गार्ड के, नेवी के सब इन्वॉल्व थे और इस बोट को घेर करके पकड़ लिया गया। बोट पर से 62 किलो के करीब 500 करोड़ रुपए की ड्रग्स की रिकवरी हुई है। 6 पाकिस्तानियों को अरेस्ट किया गया है और ये लगातार अगर आप नोटिस करेंगे तो ये सीजर्स लगातार चल रहे हैं। हजारों करोड़ की ड्रग्स हफ्ते में पकड़ी जा रही हैं, कहीं चेन्नई में, कहीं 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 बॉम्बे के पोर्ट्स पे, कभी गुजरात के कोस्ट के आसपास। तो ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ड्रग्स को भारत के अंदर पुश किया जाए, ताकि भारत से ही ड्रग्स के धंधे से जो पैसा जनरेट होता है उससे भारत के इलेक्शंस में कुछ खुराफात या छेड़खानी करने की कोशिश की जाए। तो ये चल रहा है। ऐसे में भारत ने भी बड़ा कड़ा मैसेज अपने दोनों पड़ोसियों को देना शुरू कर रखा है। तो एक तरफ तो वो ड्रग्स को पकड़ धकड़ कर ही रहा है भारत, दूसरी तरफ जो बॉर्डर्स के ऊपर इंडिया ने एक वो बना करके रखा हुआ है। तो मैंने आपको कल बताया था कि कैसे तालिबान के साथ एक कोऑपरेशन किया है हमने चाबहार का, और बदले में तालिबान ने पाकिस्तान को कूटना शुरू किया है। इसी कड़ी में चाइना की तरफ से भी कुछ ऐसे इनपुट्स आ रहे थे कि ताइवान के ऊपर चाइना कुछ करना चाहता था। तो उसके पहले ही एक्चुअली क्या हुआ कि चाइना के कोस्ट से जस्ट 6 किलोमीटर दूर एक किनमेन आइलैंड करके ताइवान की टेरिटरी है, एक छोटा सा आइलैंड है कुछ किलोमीटर्स का, किनमेन कहलाता है। वो चाइना के बॉर्डर से, मतलब चाइना के कोस्ट से जस्ट 6 किलोमीटर अंदर समंदर के, बहुत नज़दीक चाइना के, मतलब वो ताइवान से ज़्यादा दूर है, चाइना के बहुत नज़दीक है। तो कहा यह जा रहा था कि हो सकता है चाइना किनमेन आइलैंड पे कब्जा करके और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करे कि देखो हमने ताइवान के साथ लड़ाई में एक उनकी ज़मीन पे कब्जा किया है। तो बाद में ये खबर आनी शुरू हो गई कि अमेरिका ने अपनी स्पेशल फोर्सेस को किनमेन आइलैंड पे भेज दिया है और वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं। अब अगर चाइना किनमेन पे हमला करने की कोशिश करता है तो उनका सामना होगा अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस से, और सीधी सीधी अमेरिका के साथ एक लड़ाई हो जाएगी। ऐसी स्थिति में एक्सपर्ट्स का कहना था कि चाइना अमेरिका से तो इस समय लड़ाई अवॉइड करेगा, और ख़ास तौर से ये ताइवान और किनमेन आइलैंड के आसपास के एरियाज़ में, क्योंकि उससे सटा हुआ जो पूरा कोस्टल लाइन है वहाँ ही पूरी चाइना के सारे मेजर शहर और सारे मेजर इंडस्ट्रियल एरिया और सब कुछ हैं। तो अगर वहाँ लड़ाई अमेरिका के साथ हो जाती है या ताइवान के साथ हो जाती है तो हमलों में चाइना को काफ़ी नुकसान होगा। तो ऐसे में लोगों का ये कहना था कि चीन हो सकता है कि कोई ना कोई गलवान जैसी हरकत भारत के जो बॉर्डर्स हैं उस पे करने की कोशिश करे, खास तौर से लद्दाख की तरफ। तो खबर आई कि भारत ने 10,000 एक्स्ट्रा सोल्जर्स उठा करके पाकिस्तान बॉर्डर से चाइना की तरफ डिप्लॉय किए हैं। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि पाकिस्तान के पास इस समय वेपन और एम्यूनेशन की काफ़ी कमी हो चुकी है, और मेरे ख्याल से ये काफ़ी कंफर्म हो चुका है। इसलिए भारत को ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी के पास इस समय युद्ध लड़ने की कैपेसिटी बची ही नहीं है। ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास फ्यूल है, और ना अब उनके पास गोला बारूद है। तो और खाने पीने को राशन भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा सेना की पाकिस्तान के लिए आवश्यकता है नहीं। 10,000 सैनिक उठा करके भारत ने चाइना के बॉर्डर की तरफ मूव करके चाइना को एक मैसेज दिया है कि आप अगर यहाँ पे कुछ करने की सोच रहे हैं तो आप बस उसको सोचते ही रहिएगा, करिएगा कुछ नहीं, क्योंकि करेंगे तो आपको फिर हम आपका क्या इलाज करेंगे और किस स्तर पे करेंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उस मैसेज को देने के लिए 10,000 की एक एडिशनल फोर्स वहाँ बढ़ाई गई है। इसके अलावा भारत ने अचानक उठा करके अग्नि 5 की टेस्टिंग की है। अग्नि 5 जो है, इसको ऑफिशियली भारत और बाकी लोगों को ये बताया जाता है कि 5,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, लेकिन खुद चाइना चिल्ला चिल्ला करके इसके बारे में बोल रहा है कि नहीं नहीं, इंडिया झूठ बोलता है, 5,000 नहीं है, इसकी एक्चुअल रेंज तो 8,000 किलोमीटर्स या उससे भी ऊपर है। तो जो भी है, 5,000 किलोमीटर की भी अगर रेंज मानते हैं तो हम इससे चाइना के कोने कोने में कहीं भी हिट कर सकते हैं। लेकिन इस बार टेस्ट जो है वो भारत ने ऑफिशियली जो डिक्लेयर किया है वो ये किया है कि दिस मिसाइल हैज़ MIRV कैपेबिलिटी। MIRV होता है मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स का एक वो होता है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स।
होता क्या है कि ये मिसाइल स्पेस में जाती है और स्पेस से जब वापस धरती की तरफ लौटती है तो इसके अंदर 5, 7, 10 इस टाइप से अलग-अलग वॉरहेड रखे जा सकते हैं और ये सारे वॉरहेड्स इंडिपेंडेंटली अलग-अलग प्रोग्राम किए जा सकते हैं कि जो बिल्कुल अलग-अलग टारगेट्स पे हिट कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कि जैसे आप पाकिस्तान की बात करें, तो एक मिसाइल फायर करने के बाद वो वॉरहेड्स जो हैं, वो निकलेंगे तो हो सकता है आप 2 रावलपिंडी पे गिरा दें, 2 इस्लामाबाद के अलग-अलग एरियाज़ को टारगेट कर दें। एक से आप फैसलाबाद हिट कर दें, एक से आप हैदराबाद हिट कर दें, एक से आप लाहौर हिट कर दें, दूसरे किसी से आप कराची को 1 या 2 कराची पे पटक दें। तो एक ही मिसाइल उसके 10 हिस्से होंगे या 7 हिस्से होंगे, 8 हिस्से होंगे, जैसा भी कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन होगा और न्यूक्लियर कैपेबल हो सकते हैं, ट्रेडिशनल हो सकते हैं, कन्वेंशनल वॉरहेड्स हो सकते हैं, जैसा भी है। लेकिन एक ही मिसाइल से एक ही झटके में अचानक आप किसी भी दुश्मन के ऊपर 6, 7, 8, 10 अलग-अलग सिटीज़ में अलग-अलग टारगेट्स पे अटैक कर सकते हैं। एमआईआरवी टेक्नोलॉजी प्रूवन जो है, वो आप समझ लीजिए कि वो भी अमेरिका, रशिया, चाइना और इंडिया इन 4 के पास ही है। तो उसमें भी चाइना की एमआईआरवी कैपेबिलिटीज़ कितनी प्रूवन हैं, ये किसी को नहीं पता है। तो ये एक बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी है, जिसको कि भारत ने डेवलप किया है और डेमोंस्ट्रेट किया है। चाइना के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो रॉकेट फोर्स या उनकी जो मिसाइल्स का पूरा बेस है, सिस्टम है, वो जो एक्यूरेसी है, उसको लेकर के अभी तक जूझ रहे हैं। उनका एक्यूरेसी कोई भी बड़ी मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल है, तो उसका एक्यूरेसी जो है, वो ये माना जाता है कि उसका 100 मीटर रेडियस के अंदर होना चाहिए। मतलब अगर आपने कहीं टारगेट किया है, तो वो मैक्सिमम अपने टारगेट से 100 मीटर दाएँ-बाएँ हो सकती है, क्योंकि 100 मीटर दूर भी गिरेगी तो उसका एक्सप्लोजन जो है, वो करीब-करीब 500 मीटर का रेडियस होता है। ठीक है ना? तो अगर उतना डिविएट हो जाती है मिसाइल 100 मीटर तक, तो भी वो अपने टारगेट एरिया को डैमेज कर देगी। तो और एक्यूरेसी के लिहाज से अच्छी मिसाइल्स ये मानी जाती हैं कि 100 मीटर से जितना कम रेडियस एक्यूरेसी का हो, उतना अच्छा है। चाइनीज़ जो हैं, ये 100 मीटर्स के दायरे में उस मिसाइल को ला नहीं पा रहे हैं। अब ये बोल तो रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स आती हैं, उसके मुताबिक तो ये होता है कि इनकी मिसाइल चलती ही उल्टी दिशा में है, कहीं भी जा सकती है। 100 मीटर्स तो छोड़ दीजिए, हो सकता है वो 500 किलोमीटर दूर गिरे अपने जो टारगेट है उससे। वहीं अगर अग्नि की बात करें, तो अग्नि की जो एक्यूरेसी है, वो वेल टेस्टेड एक्यूरेसी है। पूरी दुनिया ने इसको मॉनिटर किया है, क्योंकि भारत जब भी अपने मिसाइल टेस्ट करता है, वो नोटम लगा करके खुलेआम टेस्ट करता है और सारी दुनिया की जो एजेंसीज़ हैं, वो उसको वॉच करती हैं, उसके पूरे डेटा को मॉनिटर करती हैं, ट्रैजेक्टरी देखती हैं, सब कुछ देखती हैं। और भारत का जो क्लेम है, वो ये है कि अग्नि की जो एक्यूरेसी है, वो 10 मीटर रेडियस से अंदर-अंदर है। मतलब अगर हमने मिसाइल को फायर किया है, तो मैक्सिमम 10 मीटर दाहिने या बाएँ होगी वो, अपने ओरिजिनल टारगेट से। उससे ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होगा। तो चाइना के लिए थोड़ा-सा ये बहुत ज़्यादा भारतीय मिसाइलें जो हैं, टेंशन वाली हो जाती हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि उनकी मिसाइल्स के कंपैरिज़न में भारतीय मिसाइलें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं। तो इनसे बच पाना एक तो मुश्किल होता है, और अगर वो इतनी एक्यूरेसी के साथ चल रही हैं, तो फिर तो आप समझ लीजिए कि वो चाइना की कमर तोड़ सकती हैं। और चाइना के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको ये नहीं पता होता है कि वो मिसाइल फायर करेंगे तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगी, उसी जगह जाएगी। मतलब उस स्पॉट पे हिट करना तो एक अलग चीज़ है। वो उस डायरेक्शन में भी चली जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, चाइना के साथ ये प्रॉब्लम है। उसके भी कई टेक्निकल रीज़न्स हैं। जैसे चाइना को प्रॉब्लम ये हो रही है कि उसको सेमीकंडक्टर की सप्लाई अमेरिका ने रोक रखी है। दूसरी जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है इन सेमीकंडक्टर चिप्स को, क्योंकि ये चिप्स वो बाहर से लेके आते हैं और इन चिप्स के साथ जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होती है, वो ये मैच नहीं करा पा रहे हैं ठीक से। दूसरी प्रॉब्लम इनके साथ ये हो रही है कि इनकी आर्मी के अंदर जो मैन पावर है, वो उतना इक्विप्ड या ट्रेंड नहीं है कि वो इन मिसाइलों को प्रोग्राम कर सके, इनकी टारगेटिंग सेट कर सके और सैटेलाइट्स के जो डेटा हैं या कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको इन मिसाइलों पे फीड कर सके और सैटेलाइट के साथ इन मिसाइल्स का कम्युनिकेशन एक प्रॉपर लेवल पे चलता रहे।
तो ये कई सारे लेवल्स पे चाइना को प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए उनकी मिसाइलों की थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है। जबकि अगर इंडिया की बात करें, तो क्योंकि हमारे पास एक बहुत वेल डेवलप्ड अपना खुद का स्पेस प्रोग्राम है। स्पेस प्रोग्राम चाइना का भी उनका अपना है, लेकिन उनका स्पेस प्रोग्राम कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, अगर आप कहें तो। उसमें कई सारी खामियां हैं। दिखावा बहुत होता है चाइना की तरफ से कि हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है। इंटरनल जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके मुताबिक टेक्निकल प्रॉब्लम्स इनको काफ़ी सारी होती हैं, क्योंकि ये जो काम 2 साल में 4 साल में होने वाला होता है, ये कोशिश करते हैं कि चोरी करके डेटा इधर उधर से कुछ करके इसको 4 महीने में करके दिखा दो दुनिया को। उस चक्कर में ये आधी अधूरी टेक्नोलॉजी लेकर के आगे बढ़ जाते हैं और फिर इनको आगे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो भारत ने अग्नि 5 का एक टेस्टिंग की है और 10,000 ट्रूप्स का मूवमेंट किया है चाइना बॉर्डर पे। ये 2 मैसेजेस चाइना को क्लियर कट दिए हैं भारत ने कि इलेक्शंस के मद्देनज़र आप ना तो बॉर्डर पे कोई एडवेंचर करने की सोचना, और ना आप ये ड्रग्स वग्स का खेल खेलने की ज़्यादा सीरियसली सोचने की कोशिश करना। भारत के अंदर आप इंटरफेयर करेंगे तो आपको कड़ा जवाब मिल सकता है। और अगला जो एक खबर आ रही है वो ये आ रही है कि क्योंकि चाइना मालदीव्स के साथ भी बहुत प्यार की पेंगे बढ़ा रहा था, और भारत ने लक्षद्वीप में जो मिनी कॉय करके आइलैंड है, मिनी कॉय मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर दूर होगा इससे, आपका मालदीव से। तो मिनी कॉय पे पूरा एक भारत ने एयर बेस बनाने का डिसाइड किया हुआ है, और प्लस एक नेवल बेस बनाने का डिसाइड किया है। इंडियन नेवी ने कल वहाँ से ब्रह्मोस का जो नेवल वर्जन है उसका एक्सटेंडेड रेंज वर्जन, जो रेंज बढ़ाई है ब्रह्मोस की, वो शायद 500 किलोमीटर या उससे ज़्यादा कर दी गई है। तो उस कैपेबिलिटी की ब्रह्मोस की टेस्टिंग की है। ब्रह्मोस हमारी एक बहुत मजबूत मिसाइल प्लेटफॉर्म है, और चाइनीज़ जो मीडिया है उसकी अगर माने तो उनका कहना है कि भारत के पास कम से कम 12,000 से 14,000 ब्रह्मोस रेडी कंडीशन में अवेलेबल हैं। तो ये हमारी मिसाइल फोर्स का बैकबोन है। और क्योंकि अरेबियन सी में इस समय काफ़ी उठापटक चल रही, उथल-पुथल चल रही है, और भारत के 11 नेवल शिप्स पूरे अरेबियन सी को वो कर रहे हैं, पेट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि हूथियों का काफ़ी आतंक मचा हुआ है वहाँ पे। तो इन सब को देखते हुए ये मिसाइल टेस्ट भी बहुत सारे देशों को एक वार्निंग की तरह है, क्योंकि आप समझ लीजिए मिसाइलें टेस्ट की जाती हैं तो ये जो मिसाइलें भारत की नेवी या जो हमारी रॉकेट फोर्सेस हैं, वो अगर अपने में इंडक्ट कर चुकी हैं, जैसे अग्नि है। अग्नि भी आपने देखा होगा कि अग्नि प्लेटफॉर्म आपको परेड्स में दिख जाएगा 26 जनवरी की, कि अग्नि मिसाइल लेकर के आई हुई है आर्मीज, और ऐसे ही ब्रह्मोस है। तो जो इंडक्टेड है मिसाइल, मतलब इसकी सारी टेस्टिंग हो चुकी है। उसके बाद जब नेवी कोई मिसाइल टेस्ट कर रही तो वो एक्चुअली टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं कर रहे होते हैं, वो सिर्फ एक वार्निंग की तरह दिखाते हैं दुनिया को कि भाई देखो हम लोग रेडी हैं, बैठे हुए हैं, ये वेपन हमारे पास तैयार है, आप लोग कुछ करने के पहले सोच लेना। तो ब्रह्मोस को कल फायर किया है, वो पाकिस्तान को, चाइना को, और बाकी ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको, प्लस जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनको, सबको एक मैसेज दिया गया है कि बॉस लक्षद्वीप के अंदर हम बैठे हुए हैं, मिनिको आइलैंड पे हमारा अच्छा खासा एक बेस है, और जल्दी ही यहाँ से एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट भी कर देंगे, एक एयर बेस चालू कर देंगे। और लक्षद्वीप बहुत क्रिटिकल लोकेशन पे है। पूरा जो चाइना की तरफ जो पूरा शिपिंग ट्रैफिक जाता है वो इसके बाजू से होके गुजरता है। तो एक बड़ा क्लियर मैसेज चाइना को यहाँ से भी दिया गया है कि मालदीव्स में ज़्यादा कलाकारी करने की आप कोशिश करिए मत, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप वहाँ बैठ भी जाओगे मालदीव्स के ऊपर तो आपके सर के ऊपर हम बैठे हुए हैं, विथ वेपन्स बैठे हुए हैं, और हमारी मेनलैंड जो है, हमारा जो भारत देश है, वो हमसे बमुश्किल 100-150 किलोमीटर दूर है। तुम्हारा जो चाइना है वो हजारों किलोमीटर दूर है, और तुमको चाइना से कुछ भी अगर यहाँ पे चावल दाल आटा कुछ भी लाना है तो तुमको हमारे ही नज़रों के नीचे से होके गुजरना है तुम्हारे शिप्स को। तो चाइना के लिए मालदीव्स में बैठ कर के कुछ बड़ा कर पाना संभव है नहीं, और वो उनको याद दिलाया गया है कि हमारी नेवी तुम्हारे सर पे सवार है।
तो भारत में चुनावों से हटके अगर आप देखें, तो जो कुछ हो रहा है, जो इनॉग्रेशंस हो रहे हैं, जो टेस्टिंग्स हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, ये एक जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है पूरी दुनिया का बना हुआ है और हमारे रीजन का बना हुआ है। और इसमें क्योंकि बहुत तेज़ी से काफ़ी उथल-पुथल हो रही है और कई लेवल्स पे गेम्स हो रहे हैं। हम मतलब इमीडिएट नेबर्स हमारे जो हैं चाइना, पाकिस्तान, हम उनके साथ भी एक डिप्लोमैटिक और एक जियोपॉलिटिकल और एक मिलिट्री माइंडसेट का गेम्स, वो इनके साथ भी खेल रहे हैं। फिर अगर इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएँ तो यूरोप, अमेरिका जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इनकी जो पकड़ है दुनिया के ऊपर, जो डोमिनेंस हुआ करती थी, वो धीरे-धीरे खत्म हो रही है। सिंगल पोल वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है और मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत एक पोल बन के और एक मजबूत पोल बन के उभर रहा है। ऐसे में इंडिया इनके साथ भी एक डिप्लोमैटिक वॉर लड़ रहा है कि हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस और हमारी पकड़ कितने-कितने एरियाज़ में और क्या होगी। तो बहुत सारे लेवल्स पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है और ऐसे में ये इलेक्शंस आ गए हैं। आपको और हमको ये सोचना है कि इस समय इंडिया की जो पोजीशन है, ये पिछले 100 सालों के इतिहास को उठा करके देख लें, तो इससे स्ट्रॉन्ग और बेटर पोजीशन में इंडिया कभी नहीं रहा है। और अगले अगर 20-25 साल हम ऐसे ही चलते रहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि हम अगले 10 से 15 सालों में ऑलमोस्ट अमेरिका के पैरेलल में आकर के खड़े हो जाएँगे, पावर से लेकर के हर चीज़ के मामले में। तो आप लोग भी इन इलेक्शंस में पूरा ध्यान दीजिए कि हम बिल्कुल अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं कि यहाँ सरकार किसी तरीके से हिले, कमज़ोर हो या कुछ भी हो। मतलब सरकार तो बीजेपी की आएगी, हमको जितनी हो सके उतनी ज़्यादा मज़बूत सरकार चाहिए। क्योंकि जितनी मज़बूत सरकार हम लेकर के यहाँ आते हैं भारत के अंदर, हम दुनिया को उतना मज़बूत एक मैसेज देते हैं कि भारत कितनी मज़बूती से एक होकर के खड़ा है और पूरे भारत का हर एक नागरिक अब दुनिया में अपनी पुरानी सुपर पावर वाली पोजीशन को क्लेम करने के लिए तैयार है। तो बस आप इसको पॉलिटिकल चुनाव की तरह मत देखिए। ये चुनाव सिर्फ भारत के सरकार का चुनाव नहीं है। ये भारत के भविष्य का और इंटरनेशनल लेवल पे भारत का क्या स्टेटस होगा, ये उसका चुनाव है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप जाइएगा तो वोट डालिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को भी ये चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।